अरशद शरीफ कत्ल केस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी सईद मिनहाज साहब नैरोबी कीनिया से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सईद मिनहाज साहब, थैंक यू सो मच। सईद मिनहाज साहब, मुझे ये बताएगा कि कीनिया के अंदर इस मर्डर केस को लेकर तफ्तीश कहां तक पहुंची और अभी वहां पर हालिया सूरत हाल क्या है? देखिए, इसमें पुलिस अभी तक तो कोई रेगुलर, हम बार बार जो डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन है उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो कोई प्रॉपर फॉर्मल अपडेट्स दें। जो आ रही हैं इंफॉर्मेशन वो सोर्सेज के हवाले से आ रही हैं जो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हैं, जिसमें अभी तक जो चीज़ सामने आई है, जो हाँ या ना की सूरत में ऑफिशियल्स ने किसी हद तक एक्सेप्ट की है कि पुलिस जो 4 ऑफिसर्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स ले ली गई हैं, उनसे असला ले लिया गया है, उस असले के बैलिस्टिक्स जो हैं वो कर लिए गए हैं, और इसी तरह जो फार्म हाउस है उसका मुआयना, जगह का मुआयना जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, गाड़ी का बैलिस्टिक, गाड़ी की फोरेंसिक्स, और जो अरशद शरीफ जहाँ पे रह रहा था उस जगह का सारा फोरेंसिक्स, और उधर से जो कुछ वो शवाहिद इकट्ठे कर सकते थे वो उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं। लेकिन प्रॉब्लम जो आ रहा है यहाँ पर, वो यहाँ का मीडिया बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि कीनिया का अपना रिकॉर्ड जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशंस का को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इनकी जो रेपुटेशन है वो डिसअपीयरेंसेस के हवाले से, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के हवाले से ये बदनाम ज़माना है। क्योंकि यहाँ पर 2020 में एक फ्लाइंग स्क्वाड के नाम से पहले पुलिस यूनिट था जिसको बाद में डिसबैंड किया गया, क्योंकि उनके ऊपर 3200 बंदे मारने का या डिसअपीयर करने का इल्ज़ाम था 2020 में। 2021 में इन्होंने स्पेशल यूनिट बना दिया, उस यूनिट के ऊपर अब कुछ 600 बंदों को मारने का इल्ज़ाम है, और वो 2 हफ्ते पहले अरशद शरीफ से उसको डिसबैंड किया गया है। अब जो इस यूनिट की इंक्वायरी कर रहा है उसके मुतल्लक कहा जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली इदारा तो है, लेकिन ना उसके पास इख्तियारात हैं, ना उसके पास रिसोर्सेज हैं, ना उसके पास एक्सपर्टीज हैं, और वो एक बिल्कुल जो है वो गया गुजरा सा एक इदारा है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो एक साइड तो ये है। दूसरी साइड जो क्वेश्चन उठ रहे हैं यहाँ पे सिविल सोसाइटी के अंदर भी, कि जिस मुल्क से वो भागा था, जिस मुल्क के हवाले से उसके ऊपर उसको खदशात थे अपनी जान के, उस मुल्क से टीम का यहाँ पे आना, अब ये दो कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं। एक तो सिविल सोसाइटी कर रही है क्वेश्चन कि वो आके यहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि क्राइम सीन ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट हो चुका है और जो फोरेंसिक्स थे वो लिए जा चुके हैं, जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम यहाँ पे होना था वो हो चुका है, और वो रिपोर्ट के अंदर वो मैक्सिमम रिपोर्ट ही ले सकते हैं। इसके अलावा तो वो क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क आते जा रहे हैं, लेकिन ना पाकिस्तानी काउंसलेट या हाईकमान की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आ रहा है, और ना इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी जो है उसके ऊपर आ रहा है। आज मेरी डायरेक्टर से जो इन्वेस्टिगेशन थे वो बात हो रही है, तो वो कहते हैं कि जी हमें सख्ती से मना किया गया है कि हम किसी भी केस के इशू के ऊपर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। उसकी वजह जो उसने बताई, उसने कहा कि आपने देखा कि पहली रात ही एक स्टेटमेंट आती है जिसमें पुलिस एक्सेप्ट कर लेती है, 3 दिनों के बाद पुलिस कहती है कि जी नहीं, अंदर से फायरिंग हुई थी और हमारा एक कांस्टेबल जख्मी हुआ है। जब उससे पूछा कि भाई कांस्टेबल जख्मी हुआ है तो वो कहाँ पे है, उसका कोई चीज सामने नहीं आई, तो वो उसने कहा कि हमें इसी चीज के ऊपर बहुत सी चीजें जो अभी मीडिया में रिपोर्ट हुई हैं, शायद वो सारी की सारी चीजें में से 50% 60% बदल जाएं जब हम इन्वेस्टिगेशन जो हम कर रहे हैं। मैं आपको, यानी कि उसने कहा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा, लेकिन जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है वो समझ लें कि 50% भी शायद हकायक नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो डायरेक्टर जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है IPOA का या इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी का। मैं क्विकली आपका व्यू लेना चाह रहा हूँ कि इन्होंने 1800 अरब रुपए का एक किसान पैकेज है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा ज़रूरी था कि किसान भाइयों के लिए एक रिलीफ पैकेज आता, मगर ये 1800 अरब रुपया ये निकाल पाएंगे, ये इसकी बजटिंग कैसे होगी, मैं उसको ज़रा समझना चाहता हूँ। सर, ये भी एक खोखला नारा है। अगर जो 1800 अरब रुपया है, क्या कर्जों में जो देना है वो तो कमर्शियल बैंकों में देना है। कल हमारे दोस्त सनाउल्लाह खान साहब जो डॉन के लिए काम करते हैं, उन्होंने जो असल कल का जो इवेंट था उसका जो क्रक्स था सनाउल्लाह साहब के सवाल के अंदर था, जिसका एक सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया। देखिए, ये 1800 अरब रुपया बैंकों ने कर्जा देना है। इस साल 1400 अरब था, अगले साल वो 1800 कर देंगे। जो किसान जाता है वो किस शरह सूद के ऊपर वो कर्जा लेता है, वो चंद को छोड़ के कहीं भी आपने थोड़ा बहुत अगर सब्सिडाइज किया, उसकी रकम भी उन्होंने बहुत कम रखी हुई है। बाकी तो कर्जा आपको हाईली एक्सपेंसिव रेट्स के ऊपर मिल रहा है। नंबर 1, उसका हुकूमत के बजट के ऊपर उस सब्सिडी की मद में वो भी उन्होंने बहुत मखसूस छोटा सा एक उसका पोर्शन रखा हुआ 20-30 अरब या जितना मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है,
उसके अलावा वो डायरेक्ट जो है वो जो किसान है उसको वो बैंक से ले रहा है। इनका उसमें क्या रोल है मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, नंबर 1। नंबर 2 जो है आपका इनका कुछ इन्होंने जो खाद की प्राइसेस के ऊपर भी है, अब वो एक अच्छा दाम आप उसको कह सकते हैं कि जहाँ पे आपकी कीमतें डीएपी की भी बढ़ रही थी, बोरी की और यूरिया की भी बढ़ रही थी, वो इन्होंने कमिट किया है कि हम 2000 रुपया या 2500 रुपए की बात हो रही है, आज कुछ लोगों को वैसे 2000 रुपए के भी गए गवर्नमेंट के नंबर से, तो फी बोरी या 50 किलो की जो बोरी है उसकी कीमत कम करना चाह रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। इसमें सिर्फ एक चीज देखने की जरूरत है कि ये जो 2000 या 2500 रुपया फी बोरी कम हो रही है, इससे पहले प्राइसेस में इंक्रीज कितना आया था? क्या पहले इंक्रीज करके उसमें से कुछ कमी की गई है या जेन्युइनली इसके अंदर कुछ कमी की गई? दैट हैज टू बी सीन। मेरा ख्याल है कि प्राइसेस मार्केट में मुझे इनके जो एक किसानों के एक लीडर थे, उनकी आज मुझे कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि पहले मार्केट में प्राइसेस ऊपर गए, उसके बाद उन्होंने कमी की है, तो कोई मेजर बेनिफिट इन रियल टर्म जो है वो फार्मिंग कम्युनिटी को नहीं होगा। कुछ पैसा जरूर इसमें से बजट में से जा सकता है। मैं बस लास्ट क्वेश्चन कर लूं, उसके बाद सरवत ने आपसे सवाल करना है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूं क्योंकि हमारे पास महदूद वक्त है। वो आई एम श्योर आपने भी ये खबर का पता चला होगा, मैंने भी ब्रेक की थी कि इसाक डार साहब ने जो तमाम बैंक्स के चीफ्स और स्टेट बैंक और मनी एक्सचेंज के लोग जो हैं उनको बुला के उन्हें ऑर्डर किया है कि डॉलर के 200 पे की वैल्यू पे ज़रूरी लेके जाना है। एक तो ये किस तरह कर पाएंगे, दूसरा ये डायनामिक्स जो है इसको जो पेंट किया जाता है कि एक चमत्कार कर देंगे और एक मिसाया आ गया है, जिससे कि एक मीनिंग ये जाता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि मेरा ख्याल है कि बड़े मुश्किल हालात में उन्होंने बेहतर काम किया था, ये उनको अंडरमाइन करके, तो अब डार साहब की ये जो फुर्तियाँ हैं इसको कैसे देखते हैं आप? सर इसमें देखिए, जो पाकिस्तान की इकॉनमी के जितने भी बुरे हालात हो, वो इतने भी बुरे हालात नहीं है कि आपका जो डॉलर है वो और रुपए की जो वैल्यू वो इस वक्त 220 से 222 रुपए के करीब जो है इस वक्त आपकी 1-2 दिन से है, ये आपकी रुपए की वैल्यू नहीं है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद जो जिसको रियल वैल्यू रुपए की कहते हैं वो तकरीबन वो 200 रुपए से कम बनती है। तो यहाँ तक डार साहब का मौकिफ ठीक है कि जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उसके सामने भी रख लें तो आपका जो रुपया है और डॉलर की प्राइस है 200 रुपए से ज्यादा एक डॉलर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो अब एक्सचेंज कंपनीज के साथ भी मुलाकात की और कमर्शियल बैंकों के साथ भी की। मेरा इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। मेरे स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन ये हैं कि वो जो कल बैंकों के नुमाइंदे इनके सामने बैठे हुए थे, उनमें से ज्यादातर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करेंसी मैनिपुलेशन के ऊपर शो कॉज नोटिस दिया हुआ है। तो वो तो जिनको हम एक्यूज कर रहे हैं कि उन्होंने बर्बादी कर दी, वो 240 रुपए पे एक डॉलर ले गए और उन्होंने अरबों रुपया बनाया, अरबों रुपया, और उनके मैनी टाइम मल्टीपल उन्होंने किया अपने प्रॉफिट को। फॉरेन एक्सचेंज की जो उनकी अर्निंग्स थी, तो उनके साथ डार साहब क्यों मिले? उनसे मिलने से पहले क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को उनको जो शोकाज किए उसके ऊपर उनको जुर्माने नहीं लगने चाहिए थे, ताकि और उनको आगे उनको स्नब किया जाता, बजाय कि आप उनसे जाके कह रहे हैं कि आप उसकी डॉलर की प्राइस को नीचे लेके आए। जहां तक बात आ गई डायनामिक्स की, अभी आमिर साहब डार साहब की पॉलिसीज का इम्पैक्ट अभी नहीं आना शुरू हुआ। अभी जो भी रुपए की कदर में अच्छा बुरा हो रहा है उसमें जो सिर्फ इनके आने से फर्क ये पड़ा कि मिफ्ता इस्माइल साहब का एक वीक पॉइंट जरूर था, बाकी उनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट बड़ी अच्छी थी। हम उसको मैंने खबरों में भी और प्रोग्राम में भी इस चीज को कहा कि बेहतर एक साइड पे जा रहे थे। हालांकि वो बड़ी एक तकलीफ दे चीज थी कि वो आप जिस तरीके से सब्सिडी खत्म कर रहे थे उसके अलावा आपके पास चारा नहीं था। लेकिन मिफ्ता इस्माइल की जो सबसे बड़ी वीकनेस थी कि जो अननेसेसरीली आपका रुपया ऊपर जा रहा था, स्पेकुलेशन हो रही थी और बैंक्स जो है वो पैसा बना रही, वहां तक डार का फैक्टर अभी तक है जो कि एक पॉजिटिव फैक्टर। अदर देन दैट, क्या डार साहब एक उसको बहुत ज्यादा कोई अपना एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं? जो इनिशियल उनका तकरीबन अभी 1 माह हुआ है उसके अंदर डार साहब अभी अपने आप को वो रजिस्टर कर पाए हैं।